तो दिस वाज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड यस्टरडे। ठीक है, यहाँ से कल शुरुआत हुई थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमें क्रिएटेड अरेज के ऊपर जो है स्लाइसिंग परफॉर्म करनी है। मतलब ये कैसे हम अरे के पार्ट्स को फैच करके जो है दूसरे अरेज में स्टोर करवा सकते हैं या उनको प्रिंट कर सकते हैं। फाइन, अलग अलग तरीके देखे थे उसमें स्लाइसिंग के। तो दिस वर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग दैट, है ना। कॉमा सेपरेशन के साथ में दो फिल्टर्स होते हैं इसमें, एक रो के लिए होता है और एक कॉलम के लिए होता है। उसको आप अलग अलग तरीके से कल यूज कर रहे थे, और मैट्रिक्स के अलग अलग पोर्शंस जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बूलियन इंडेक्सिंग वाज देयर इन बिटवीन, जिसमें आपने देखा था कि अरे के नेम के साथ में अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में अरे के नाम के साथ में अगर कंडीशन लगा दी जाए, तो जो भी एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वहां के वो एलिमेंट्स जो है वो आपको कुल मिला के मिलने लग जाते हैं फिल्टर्ड अरे के अंदर। फाइन, तो दिस पोर्शन विल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, जिसके लिए भी यहाँ पर वैल्यू ट्रू आएगी, वो एलिमेंट सिलेक्ट होके आपके आने वाले नए अरे में इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ प्रिंटिंग करवाइए नया अरे में इसलिए बोल रहा हूँ सॉरी, क्योंकि दिस fetching can be stored into a new array as well। इसको आप फिल्टर लगा के नए अरे में भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। Then you are having integer indexing as well। इसमें हमने देखा था कि कैसे combinations of two indices जो है वो आपके लिए स्पेसिफिक एलिमेंट्स निकाल के बाहर लाते हैं। जैसे यहाँ पे हम 0 0 1 0 एंड देन 2 2 ये निकाल के बाहर लेकर आए थे। Then we डिस्कस कि जब किसी अरे को लूप्स में स्पेसिफिकली फॉर लूप्स में यूज किया जाता है तो उसको एज एन इटरेबल आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। और अगर आप एक 2D अरे दे रहे हो तो इटरेबल होने के नाते जो है वो हर इटरेशन में 1D अरे रिटर्न करेगा। अगर आप वहां पे 3D अरे ले लेते हो तो इटरेबल होने के नाते वो हर बार एक 2D अरे रिटर्न कर देगा। तो एक अरे को एज एन इटरेबल जो है आप आपके लूप्स के साथ में यूज कर सकते हैं। फाइन, फिर हमने देखा था कि ARR.flat या flat एक एट्रीब्यूट होता है जो कि एनडी अरे के हर ऑब्जेक्ट्स के साथ में एक्सेसिबल रहता है, अवेलेबल रहता है। और वो एक इटरेटर रहता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट रहता है, जिसको अगर लूप्स के साथ यूज करते हैं तो अरे का एक एक एलिमेंट जो है वो 1 by 1 प्रोवाइड कर देता है whenever it is used in the iterations। ठीक है, वो एलिमेंट्स एक्सेस किए जाते हैं रो वाइज। देन वी डिस्कस्ड अबाउट असाइनमेंट्स, कि असाइनमेंट्स में जो है किस तरह का बिहेवियर रहता है जब एक अरे दूसरे अरे के दरमियान इस तरीके से अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाए तो आप बोलते हैं कि नो न्यू ऑब्जेक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड हियर, बोथ द नेम्स ARR1 and ARR2 here are the two references of the same object। एक ही ऑब्जेक्ट के दो रेफरेंसेस हैं। अगर आप मान लीजिए कि किसी भी एक में कोई बदलाव करेंगे तो दूसरे के अंदर भी 100% रिफ्लेक्ट वो होगा, राइट। अगर नॉर्मल असाइनमेंट कर रहे हैं तो फिर असाइनमेंट के बाद में हमने बोला था कि यार अगर मान लीजिए कि इस तरह की कोई परिस्थिति बन गई है कि आप जो है स्लाइस करके कोई एक पोर्शन निकाल रहे हैं करेगा और उसको दूसरे नाम से अगर स्टोर कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर ओरिजिनल अरे और जो क्रिएट कर रहे हो वो इस केस में ARR1 और ARR2 इन दोनों के जो एड्रेसेस रहेंगे वो तो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन वो जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है दरअसल वो पुराने ऑब्जेक्ट का व्यू होगा। इम्प्लिसिटली इस केस में व्यू क्रिएट कर रहा है, और व्यू का मतलब ये होता है कि हमारा एक्चुअल अरे और उसका व्यू रहता तो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे है, पर अगर इनमें से आप कहीं भी किसी भी एक में भी अगर बदलाव करते हैं तो वो बदलाव दूसरी जगह भी हो जाता है। फाइन, दिस वाज व्यू व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे। कल उसको बहुत खींच रहे थे हम क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था एक बार में, या मुझे समझाना नहीं आ रहा था, व्हाटएवर इज द रीजन। बट हाँ, एक अरे के ऊपर अगर आपने व्यू क्रिएट किया है या सिस्टम ने इम्प्लिसिटली उसका व्यू बनाया है तो उस केस में ओरिजिनल अरे में या व्यू में दोनों में ही अगर आप किसी में भी बदलाव करेंगे तो दूसरे में भी उसका रिफ्लेक्शन आएगा। और साथ ही साथ ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर रहते हैं, एक साथ नहीं रहेंगे, राइट। असाइनमेंट में क्या हो रहा था, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे थे। फाइन, तो इसीलिए इस केस में व्यू क्रिएट होता है, और व्यू क्रिएट होने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एक में बदलाव करोगे तो वो बदलाव आपको दोनों में मिलेगा, ऑल्दो दे आर हैविंग डिफरेंट आईडीज, राइट। दिस वाज व्यू। देन वी स्पेसिफिकली डिस्कस की व्हाट इज व्यू। ठीक है, वो इम्प्लिसिट क्रिएशन का व्यू का आप एक्सप्लिसिटली खुद भी एज प्रोग्रामर व्यू क्रिएट कर सकते हैं। कि यहाँ पे अगर मान लो कि एक कोई अरे हम लेके चल रहे हैं और वी नाम से अगर आपने एक और अरे बनाया और आपने जो मेथड यूज करी है ARR1 के ऊपर ओरिजिनल अरे के ऊपर, वो है व्यू, राइट।
This way you can create a new array and that its name is V. Then you will observe that कि ARR1 और V के दोनों के IDs डिफरेंट आए, व्यू से वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल अरे में या फिर उसके व्यू में किसी में भी अगर बदलाव करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा अरे है उसमें भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही परिभाषा है व्यू की। एक एक्चुअल अरे का व्यू क्या होता है कि ये एक अरे है, दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे सेव्ड है, परंतु ओरिजिनल अरे या व्यू में कहीं भी चेंज करें तो दूसरे में भी चेंज सिस्टम इंटरप्रेटर कर देगा। फाइन। इसके बाद में एक एंटिटी हमने देखी थी जिसे हमने कहा था कॉपी, राइट। वो डॉट कॉपी जो है मेथड उसमें चली थी, और कॉपी जो है वो व्यू का ठीक उल्टा काम करती है। कॉपी इंडिपेंडेंट एक कॉपी क्रिएट करती है, जैसे यहाँ पर सी नाम का एक और अरे आप बना रहे हैं ARR1 को यूज करते हुए, और ARR1 और सी के बीच में इस बार कोई संबंध नहीं। ठीक, आप ARR1 में चेंज करेंगे तो सी में कोई बदलाव नहीं आएगा, सी में कोई बदलाव करेंगे तो ARR1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, और लॉजिकली बात है कि दोनों के आईडीज भी अलग ही रहेंगे। ठीक है, तो ये तीन तरीके थे, एक था नॉर्मल असाइनमेंट, दूसरा था व्यू और तीसरा है कॉपी। ये तीनों जो है तरीके हम लोगों ने कल देखे थे। Then there was one attribute which we were calling base attribute। ठीक है, फिर मैंने कल कहा था कि किसी भी एक अरे के नाम से अगर आप बेस एट्रीब्यूट उसका इन्वोक करते हैं, कल हम बहुत समय ले रहे थे, आज वापस रिपीट कर रहा हूँ कुछ शब्दों में। अगर किसी अरे के नाम से अगर आप बेस एट्रीब्यूट अगर आप रिट्रीव करते हैं तो वो बेस एट्रीब्यूट जो है दो पॉसिबल वैल्यूज दे सकता है, या तो वो कोई एक अरे रिटर्न कर देगा या तो वो नन रिटर्न कर देगा। अगर उसने अरे रिटर्न कर दिया है तो ये समझ जाओ कि आप जिसके लिए बेस बना रहे हो, जैसे यहाँ पे किसके लिए, वी के लिए, ठीक है, जिसके लिए बेस बना रहे हो वो अपने आप में अपना मालिक नहीं, इट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम सम अदर अरे, वो किसी और अरे से बना हुआ है, ये व्यू है किसी दूसरे अरे का, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम v डॉट बेस जब हम डिस्प्ले करवाते हैं तो इट रिटर्न्स एन अरे एट द एंड, एंड दैट अरे इज नथिंग बट द ओरिजिनल अरे जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसका ये व्यू है, राइट। लेकिन जब आप फाइनली आपके पास में अगर कोई कॉपी होती है जिसका पुरानी इमेज से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है जिसमें किया हुआ बदलाव किसी और अरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और अगर आप उसका बेस एट्रीब्यूट अगर आप मतलब फेच करने की कोशिश करोगे तो उस केस में सिस्टम जो है उसके लिए रिटर्न करेगा नन, right? So that indicates that okay, this is not view of some other array, this is an independent thing which is created by the programmer on its own or has been copied from somewhere। एक कॉपी है, इसका कोई लेना देना नहीं है पुराने अरे से। यहाँ चेंज अगर करते हो तो किसी अरे में कोई बदलाव नहीं है। फाइन, तो इतना पोर्शन कल जो है हमने डिस्कस किया है, आज हमें इसके आगे जाना है। दिस इज द फर्स्ट कोड ऑफ द डे। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले हेडिंग पे बात करें, शेप मैनिपुलेशन, अरे के शेप्स में बदलाव करना ही शेप मैनिपुलेशन कहलाता है। पहले भी हम लोगों ने एक मेथड रीशेप करके यूज करी थी, आपको याद हो तो, जब मैंने आपको अरेंज पढ़ाया था, है ना। मैंने कहा था अरेंज कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अरेज, बट अरेंज जो है वो हमेशा फ्लैट अरे रहती है, वन डायमेंशन। तो उसके साथ में अगर आप रीशेप लगा दो तो आप आपके पसंद के डायमेंशंस का अरे जो है वहां से बना सकते। ठीक है, वही चीज यहाँ पर एक बार और ले ली गई है, रीशेप। फाइन, तो वो कुछ नया नहीं है, वो बिल्कुल वही समझाया जाएगा उसमें, लेकिन हाँ रीशेप के साथ साथ में एक और मेथड हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इसी प्रोग्राम में, दैट मेथड इज कॉल्ड रीसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, ध्यान देना, हमने numpy इंपोर्ट किया एज np, उसके बाद में हमने यहाँ पर अरेंज मेथड जो है उसको यहाँ पे यूज किया है, एक अरे क्रिएट किया है और अरे के साथ में यहाँ पे एक नंबर दे दिया है, अरेंज के साथ में 15 ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो नंबर्स इन्वॉल्व है वो क्या है, 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक। तो टोटल काउंट तो 15 का है, लेकिन वो 0 से शुरू होते हुए 14 तक जाएगा, राइट। देन दिस ARR1 विल बी अ वन डायमेंशनल अरे दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट। देन उसको हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद में ये प्रिंट सिर्फ इसलिए लगाया है कि एक लाइन स्पेस चाहिए बीच में, और कुछ नहीं, ऊपर स्लैश भी दे सकता था वैसे, पर ये प्रिंट ऐसे ही लगा दिया कि एक लाइन का गैप आ जाए बीच में। देन व्हाट इज रिटर्न हियर, रीशेप रिटर्न्स एन अरे डज नॉट चेंजेस द ओरिजिनल अरे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रीशेप ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं किसी भी अरे के ऊपर, तो ये रिटर्न में एक अरे देता है। ठीक है, मतलब हम याद करो जब हम फंक्शंस पढ़ते थे तो हम क्या बोलते थे, फंक्शन आइदर विल रिटर्न समथिंग और विल नॉट रिटर्न समथिंग। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया है f1, ध्यान देना,
F1 जो दो पैरामीटर रिसीव करता है, अंदर ही उनको ऐड करता है, अंदर ही डिस्प्ले कर देता है, ठीक है, बाहर जो है वो कुछ नहीं भेज रहा। तो आप बाहर से कैसे कॉलिंग करोगे उसको, F1 ब्रैकेट के अंदर x, y भेजा, उसी ने रिसीव किया, उसी ने सम किया, उसी ने ऐड किया, स्टोरी एंड्स, राइट। लेकिन अगर आपने एक मान लो फंक्शन बनाया है F1 और उसके अंदर दो पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं x एंड y, और वो रिटर्न कर रहा है x प्लस y, तो उस केस में F1 को कॉल करने का तरीका क्या होगा, z इक्वल्स टू F1 ऑफ x, y, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा फंक्शन जो है इट इज गोइंग टू रिटर्न सम वैल्यू, इफ इट इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग देन आई हैव टू कैच इट समवेयर, मुझे उसको कैच भी करना पड़ेगा जो उधर से वापस आ रहा है, राइट। तो रीशेप में क्या होता है कि जब भी आप रीशेप यूज करते हो किसी भी अरे के नाम के साथ में, तो दिस रीशेप मेथड ऑलवेज रिटर्न्स एन अरे एज एन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक अरे ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है ये मेथड। इसीलिए यहाँ पर ARR1 डॉट रीशेप के साथ में अगर आप देखोगे, ठीक है, ये पासिंग आर्ग्यूमेंट्स तो है ही, हमने आने वाले रिजल्ट को कहां पर कैच किया है, ARR2 में। मैं चाहता तो उसको डायरेक्ट प्रिंट के अंदर यूज कर लेता, ARR2 अगर नहीं लिख देता तो प्रिंट का मतलब क्या हो जाता है, प्रिंट क्या बोलता यार, ARR1 डॉट रीशेप में जो भी रिजल्ट वापस पलट के आएगा रीशेप की तरफ से, उसको क्या करना है, प्रिंट करना है, दैट्स इट। तो प्रिंट तो उसको कैच कर रहा है, प्रिंट उसको डिस्प्ले कर रहा है। पर यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, ये इसलिए इस तरीके से लिखा है कि अभी समझ में आना चाहिए कि this method returns an array and that array we are catching into ARR2, right, and then we are printing ARR2, उसके बाद हमने ARR2 को प्रिंट भी करवाया। और रीशेप में जो दो पैरामीटर हमने दिए हैं दरअसल वो कुछ नहीं है, वो ये बता रहे हैं कि हम उस 1D अरे को 2D अरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है 3 लेना चाह रहे हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 5 लेना चाह रहे हैं, 3 and 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक आखिरी वाले प्रिंट को अभी छोड़ो और इसके अलावा यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको प्रिंट करवा के देख लो। तो सबसे पहले आई एग्जीक्यूटेड दिस एंड एग्जीक्यूशन पे आई हैव गॉट दिस रिजल्ट। तो मुझे यहाँ पर मिला कुछ ऐसा, क्या देखो, सबसे पहले अरे से एक फ्लैट अरे बना जिसमें एलिमेंट्स है 0 से 14 तक, उसके बाद में आपने रीशेप लगाया, रीशेप का जो आउटपुट था वो ARR2 में रिजल्ट स्टोर करके ARR2 को डिस्प्ले कर दिया, 3 रो और 5 कॉलम के साथ में आपके 15 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली अरेंज्ड आपको देख रहे हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने यहाँ 3 गुणित 5 दिया है, 15 एलिमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें, तो आपका जो फ्लैट अरे है उस फ्लैट अरे में भी 15 एलिमेंट्स होने चाहिए, वो कॉम्पिटेबल होना चाहिए दूसरे के साथ में, वरना दिक्कत होगी इसको, ठीक है। तो दिस वाज रीशेप, और इसमें कोई खास बात नहीं है, बस एक ही चीज सीखी कि यार ये कोई एक अरे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, साथ ही साथ इसने बोला है कि डज नॉट चेंजेस द ओरिजिनल अरे, ठीक है। मतलब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ARR1 को भी प्रिंट कर देता तो ARR1 में कोई बदलाव नहीं है, ARR1 अब भी वही है, क्या, पुराना फ्लैट अरे। मतलब मैं इसके साथ आप चाहो तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ARR1 भी प्रिंट करके देख लेता हूं कि वो 2D अरे के बाद में क्या वो 1D अरे वापस से वैसा का वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। तो रीशेप इज यूज्ड विथ एन अरे and it will return an array of course, but it does not changes the original array, जिसके जरिए रीशेप को यहाँ पे कॉल किया गया था वो अरे चेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ नहीं होगा। तो अरे 1 इज नॉट चेंज्ड, इनफैक्ट आपने अरे 1 को यूज करते हुए अरे 2 बना लिया है बस। तो दिस इज वर्किंग ऑफ रीशेप। देन कम्स इट्स alternate that we use in the programs, and that alternate is resize. दे दो, मुझे जरूरत लगेगी तो मैं यूज कर लूंगा। Then its alternate is resize. अब resize क्या बोलता है, resize बोलता है कि I'll change the original object involved, I'll change the original array through which this method resize is called, ठीक है। तो अगर ARR2 जो मेरे पास में यहाँ पर अरे था ये, राइट, इसके ARR2 कौन सा अरे है जिसको अभी आप रीशेप कर चुके हैं, है ना, एक फ्लैट अरे को 3 गुणित 5 में कन्वर्ट किया है, वो 3x5 का जो अरे है वो ARR2 है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मेट चेंज करूँ, डायमेंशन चेंज करूँ। क्या चाह रहा हूं मैं कि 3x5 के अरे को क्या बना दूं, 5x3 बना दो। 5x3 मतलब नंबर ऑफ रोज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, राइट। दिस आई एम ट्राइंग टू डू यूजिंग रीसाइज नाउ, बट आप इस वाले कॉल पे और इस वाले कॉल पे ध्यान दो, उसमें अंतर है।
मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक अरे का नाम डॉट रीसाइज एंड द डायमेंशन. आई एम नॉट कैचिंग द आउटपुट इन सम न्यू नेम, राइट. और इसके ठीक बाद जो मैं है ARR2 को डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है, आउटपुट में इसलिए कैच नहीं कर रहा हूं क्योंकि ARR2 डॉट रीसाइज जो है संभवतः कोई भी आउटपुट रिटर्न देख लेते हैं सुपर क्या. अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये जो है इट इज गोइंग टू रिटर्न नन. ठीक है, अगर यही वाला प्रिंट मैंने यहां चलाया होता ARR1 डॉट रीशेप इतने पोर्शन के ऊपर, तो जो नया अरे है वो प्रिंट हो जाता. वो प्रिंट क्यों हो जाता? क्योंकि दिस ऑपरेशन विच इज हाईलाइटेड इज गोइंग टू रिटर्न एन अरे. ये ऑपरेशन एक अरे रिटर्न करता है, तो प्रिंट के साथ में वो रिजल्ट आ जाए, या फिर तुम उसको कैच कर लो कहीं तो बाद में यूज कर लो. ठीक है, लेकिन वही काम जब हमने यहां किया इसके ऊपर, तो हमें पता चला यार इट इज रिटर्निंग ना. तो क्या ये ऑपरेशन काम नहीं कर रहा? ये काम कर रहा है, लेकिन ये रिटर्न नहीं करता है कुछ भी. इट डज नॉट रिटर्न एन अरे, राइट. तो अब ये अरे रिटर्न नहीं करता, तो फिर आखिर ये बदलाव कर कहां रहा है? ये बदलाव कर रहा है उसी अरे में जिसके जरिए आप रीसाइज को कॉल कर रहे हो. ठीक है, ये ओरिजिनल अरे को चेंज कर देता है. तो ARR2 डॉट रीसाइज अगर लगाया तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये चाह रहे हैं इसी अरे को रीसाइज कर दो. रीसाइज मतलब इसका डायमेंशन चेंज कर दो, और इसकी साइज जो भी है पहले अब बदल के क्या हो जानी चाहिए, 5x3, राइट. Then I displayed it, and then I'm going to watch the result, and the result is this. So this was ARR1, then this was ARR2 that we got after applying reshape on ARR1 and storing it into ARR2. ARR2 था, और ये फिर ARR2 के ऊपर जो है हमने resize लगाया, तो फिर that got converted to 5x3, 5 rows and 3 columns. ठीक है, तो इस तरीके से ये अंतर होता है रीशेप में और रीसाइज में. रीशेप और रीसाइज जो है इस तरीके से डिफरेंटली बिहेव करते हैं. अगर आपको आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में बदलाव नहीं करना है, रादर यू वांट टू स्टोर द चेंजेस into some new array, then use reshape. If you want to change the original array itself, then use resize. उस केस में resize यूज करना चाहिए. Fine. तो this is what you call shape manipulation, जिसमें हम reshape और resize जो है वो अभी देख रहे थे. Then comes shape manipulation में one more function, one more method, that is what is called transpose. ठीक है, matrices में transpose का मतलब होता है कि rows और columns को आपस में interchange करते हैं बस. तो अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी एक मैट्रिक्स है, कोई भी अरे, ध्यान देना मेरी बात पे, जिसमें 3 रोज हैं. ठीक है, तो 3 रोज 3 कॉलम्स, 3x3 की मैट्रिक्स सपोज. तो ट्रांसपोज निकालने का मतलब ये होता है कि जो हमारे अरे की पहली रो है वो रिजल्टेंट अरे की पहली कॉलम बन जाएगी. ठीक है, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम. दैट्स इट. तो जितनी रोज हैं वो अगर कॉलम्स बन जाएं, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहलाती है वो पुरानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाती है. ठीक है, तो ट्रांसपोज यू कैन फाइंड हियर यूजिंग द मेथड ट्रांसपोज. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो ध्यान से. ARR1 is equal, ये सिर्फ रैंडमली ऐसे लिख दिया है यहाँ पे, जिससे हमारा रिवीजन होता हुआ चले कि अच्छा दिस इज आल्सो अ वे ऑफ क्रिएटिंग द अरेज, राइट. तो numpy has been imported, np के साथ में रैंडम के साथ में rand int. ठीक है, रैंडम इंटीजर्स जो है वो आप जनरेट करवा के अरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अरे का जो डायमेंशन आप लेने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, 3x4, 3 रोज 4 कॉलम्स, राइट. और जो आप रेंज ले रहे हैं इंटीजर्स की उस मैट्रिक्स को बनाने के लिए, उस अरे को बनाने के लिए, वो रेंज है 1 to 10 which excludes 10, which excludes 10. The integers involved will be in between 1 and 9. ठीक है, एक से 2 के बीच की वैल्यूज यूज होगी रैंडमली, और 3x4 की मैट्रिक्स बनेगी. ठीक है, तो 3 गुणित 4 मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए, 12. तो 12 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स आने वाली है, जिसमें 3 रो रहेंगी और 4 कॉलम रहेंगी. ऑल एलिमेंट्स विल बी इंटीजर्स रैंडम इन बिटवीन 1 to 9. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक मैट्रिक्स बना के उस मैट्रिक्स को पहले आप प्रिंट करवा रहे हो, उसके ऊपर फिर आप जो है ध्यान देना, पहले अरे के ऊपर ARR1 के ऊपर आपने ट्रांसपोज मेथड लगाई, और इस ऑपरेशन को देख के समझ में आ रहा है कि दिस मेथड आल्सो रिटर्न्स एन अरे. ठीक है, इट डज नॉट चेंजेस द ओरिजिनल अरे ARR1, इट इज रिटर्निंग एन अरे, एंड that returned array we are storing into ARR1 again.
उसको मैंने ARR1 में ही स्टोर कर लिया। तो दिस कैन बी डन, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि मुझे ट्रांसपोज यूज करना है लेकिन मैं नया अरे नहीं बनाना चाहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पुराने अरे की जरूरत नहीं है इस प्रोग्राम में। इसके बाद तो मैंने बोला लेट्स से ARR1 इज इक्वल्स टू ARR1 डॉट डॉट ट्रांसपोज, कहानी खत्म। जो ARR1 को ट्रांसपोज करके आएगा वही फिर से क्या बन जाए, ARR2। तो पुरानी डेफिनेशन धुल जाएगी, नई डेफिनेशन से वो रिप्लेस हो जाएगी। और अगर आपको पुराने अरे को भी संभाल के रखने की जरूरत होती तो आप उस केस में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक नया नाम दे देते, फिर आप उसको नए नाम से संभाल के रखते हो, पुराना अरे भी आपके प्रोग्राम में बन गया, ठीक है। Then I printed it, that's it। तो पुराना नया दोनों प्रिंट करवा रहे हैं एक एक करके। When I executed this, I'll get my result, and the result is saying that this are the ellipse, this is the original matrix, random elements 3 गुणित 4, 3 क्रॉस 4, 3 रो 4 कॉलम, and this is the transpose matrix 4 क्रॉस 3, ठीक है। एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पहली रो है उसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 3 7, और यहाँ पे पहली कॉलम को देखो 3 4 3 7। यहाँ पे जो सेकंड रो है दैट इज 1 5 8 4 व्हिच इज द सेकंड कॉलम हियर। यहाँ की थर्ड रो जो है वो यहाँ की थर्ड कॉलम, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसपोजिंग अ मैट्रिक्स, इसी को ट्रांसपोज कहा जाता है कि रोज जो है वो इंटरचेंज हो गई कॉलम से, और एक नया मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गया, राइट। In NumPy, for finding the transpose, there is an alternate way, and the alternate way is this। ये तो सामने लिखा है, अरे के नाम के साथ में डॉट लगा के केवल देखो कैपिटल T, बस जैसे ही ये लिखा तो दैट इज गोइंग टू जनरेट द सेम रिजल्ट। यहाँ से वही रिजल्ट जो है आपके पास में वापस आएगा, ठीक है। There are two ways of finding transpose, one is using that method and one is using this attribute, ठीक है। इन दो तरीकों से ट्रांसपोज जो है वो निकाले जा सकते हैं। तो ये भी शेप मैनिपुलेशन में ही काउंट होता है, जिसमें आप शेप का बदलाव कर रहे हैं किसी भी एक मैट्रिक्स में, ठीक है। चलिए शेप मैनिपुलेशन में ही आगे बढ़े, और यहाँ पर हमने देखा कि इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं वन थिंग व्हिच इज व्हाट वी कॉल फ्लैटन, ठीक है। एक मेथड आती है जिस मेथड को कहा जाता है फ्लैटन। तो सबसे पहले उस मेथड को समझने के लिए हमने जो है NumPy इंपोर्ट किया, एक अरे जो है यहाँ पर क्रिएट किया। किस डायमेंशन का अरे है ये? 2 डायमेंशन, ठीक है। अगर जैसे पूछूं कौन सा डायमेंशन का अरे है और एक्सप्रेशन देख के फटाफट जवाब देना है कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत में देखो कितने स्क्वायर ब्रैकेट्स तुम्हें यहाँ पे लगे हुए दिख रहे हैं, उससे शुरुआत करना। ये यहाँ पे अगर तुमको शुरुआत में दिख रहे हैं 2 ब्रैकेट लगे हुए तो समझ जाओ कि ये 2 डायमेंशन है। अगर ये 3 डायमेंशन होता तो शुरू में तुम्हें 3 ब्रैकेट दिख रहे होते, 1 2 3 लाइन से आगे जो भी हो, फाइन। कई बार ऐसा होता है कि 3 डायमेंशनल अरे में ना किताबों में या कहीं आप वेबसाइट वगैरह देखोगे तो एक ये जो अरे मेथड का ये जो लिखा है तो लिखा ही है, इसके बाद में फिर अरे यार तू क्यों परेशान कर रहा है, तो ये तो लिखा ही है, लेकिन इसके बाद में 3 इस तरह के ब्रैकेट्स लगा के एलिमेंट बस ऐसे लिख देंगे 1 2 3, फिर 3 क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देंगे और क्लोज कर देंगे, फिर पूछेंगे बताओ कौन सा एलिमेंट्स ही नहीं दिख रहे हैं उसके अंदर, फिर कई बार कंफ्यूजन होता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ARR is equals to NP dot array, और उसके साथ में यहाँ पर दे दिया ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है, ध्यान देना। फिर उसके बाद में लिखा है 1 2 3 ब्रैकेट्स गॉट क्लोज्ड एंड दिस। अब ये एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। अब इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें एलिमेंट्स बहुत कम है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज अ वन डायमेंशनल, दिस इज अ टू डायमेंशनल, फाइन। तो जो मैंने कहा वो एक शॉर्टकट है कि शुरुआत में देख लो कितने ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं खुलते हुए, कोई भी पहले एलिमेंट के पहले फर्स्ट वैल्यू जो भी लिखी हुई है उसके पहले देखो कितने ब्रैकेट्स लगे हुए, ठीक है, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, उसको काउंट करना, वो एक इंडिकेशन दे देगा कि किस डायमेंशन का है, ठीक है। बाकी वो प्रैक्टिस करके देखना, वो समझ में आ जाएगी। सो एक्सेसिंग तो एक एलिमेंट से होगा ना, एक्सेसिंग जो अपन इंडेक्सिंग तो बाहर निकालते हैं, 3 इंडेक्स चाहिए इसको एक्सेस करने के लिए। 3 लाइन तो 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होगा? 3 डायमेंशनल अरे का मतलब होता है कि टू एक्सेस द एलिमेंट्स यू नीड टू हैव 3 इंडेक्स, कहानी खत्म। इसीलिए वो 3 डायमेंशनल, चाहे उसमें पीछे की वैल्यूज नहीं दी, लेकिन दैट इज अ 3 डायमेंशनल अरे। जितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं टू एक्सेस देम यू नीड 3 इंडेक्स I J K। तो यहाँ पर this is a 2 dimensional array in which you are having 3 rows and 3 columns involved, right? उसके बाद में आपने उस 2 dimensional array को प्रिंट करके उसके बाद में वो मेथड लगा दी, that method is flatten, ठीक। flatten will return a new array, उस नए array को आपने स्टोर कर लिया ARR2 में,
और उसके बाद में हमने ARR2 को कर लिया प्रिंट। फाइन, इतना पोर्शन प्रोग्राम का पहले हम देखेंगे कि फ्लैटन आखिर क्या करता है। वैसे तो नाम बता रहा है, फ्लैटन विल फ्लैट दी अरे, इसको कन्वर्ट कर देगा ये 1D अरे। ठीक है, तो जैसा हम पीछे क्या कर रहे थे, अरेंज वाज गिविंग मी अ फ्लैट अरे एंड देन आई वाज यूजिंग रीशेप और रीसाइज टू कन्वर्ट इट इनटू द मल्टी डायमेंशनल अरे। इस बार I've created a multi-dimensional array and I'm using flatten to flatten it। ठीक है, मैं flatten मेथड यूज कर रहा हूं उसको flatten करने के लिए। तो यहाँ पर जब मैंने ओरिजिनल अरे को और रिजल्ट को जब प्रिंट करवाया तो I've got this original array is a two-dimensional array which is this, and after flatten the second array that you're getting ARR2 is a one-dimensional array which contains these elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ हुई कहानी का पहला हिस्सा। इसके बाद आगे गए और आगे जाने के बाद में जो है मैंने बचे हुए हिस्से को ध्यान से देखा। ये ऑपरेशन जो है दरअसल मैंने मेरे फ्लैटन अरे के ऊपर लगाया है। ARR2 जो है मेरा फ्लैटन अरे जो बाद में आया है, उसके पहले एलिमेंट को मैंने मतलब जो 0 इंडेक्स है उसको मैंने चेंज करके कर दिया 100। मतलब जो पहला एलिमेंट था 1 नीचे दिख रहा टर्मिनल पे आउटपुट, उसको 1 को बदल के किया मैंने 100। मतलब मैं कुल मिला के ये जांच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फ्लैटन का जो रिजल्ट आया है उसमें अगर कोई बदलाव करूं तो उसके बदलाव को, ठीक है ARR2 में तो बदलाव रिफ्लेक्ट होगा ही, लेकिन इसके बाद में ओरिजिनल अरे में भी कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, दैट वी नीड टू सी, राइट। तो इसीलिए the remaining portion of the code when got executed it gives us this। हाँ मेरे भाई कहाँ थे, the original array, the flattened array, the changed flattened array जिसमें पहले एलिमेंट को बदला, the original after doing the change, ठीक है, and then this none we will discuss। तो इसका मतलब ये हो गया कि flatten के बाद में जो array आया था it has nothing to do with now the original one। इसका original से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इसके अंदर किया हुआ कोई भी बदलाव जो है पुराने array पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात हो गई, स्टोरी वहां खत्म हो जानी चाहिए थी कायदे से। कहां पे कि एक मल्टी डायमेंशनल array को flatten को यूज करते हुए आपने flatten कर दिया, स्टोरी एंड्स। पर ये वाला सेकंड हिस्सा भी देखना जरूरी था, क्योंकि किसी भी मल्टी डायमेंशनल अरे को फ्लैट करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड नहीं होती है, इसके बाद और भी मेथड्स बता रहा हूं। तो वो मेथड्स फिर उनमें डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं कि अच्छा फ्लैटन ना करते हुए फ्लैट कर दूं तो फिर क्या होगा, या रेवल कर दूं तो क्या होगा। तो फिर हमें ये वाला पोर्शन वहां पर डिफरेंस के तौर पे बताना पड़ सकता है, राइट। तो व्हेन वी यूज फ्लैटन देन द रिजल्ट of the flatten if is changed then it has nothing to do with the original array। ओरिजिनल अरे पे कोई बदलाव उसका नहीं आता, ओरिजिनल है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ये यहां से भी जस्टिफाई हो जाता है कि आपने आपका जो सेकंड अरे था फ्लैटेंड अरे उसके ऊपर बेस एट्रीब्यूट फेच किया। तो जब बेस एट्रीब्यूट फेच किया तो आपको क्या मिला, नन। तो ये बताता है ये जो आपने अरे बनाया है फ्लैटेंड, ये कोई व्यू नहीं है, ये एक अपने आप में एक ओरिजिनल एंटिटी है। इसका किसी भी पुराने पड़े हुए अरे पे कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई द बेस एट्रीब्यूट इज रिटर्निंग नन, ठीक है। देन वी वेंट अहेड, फ्लैटन का मतलब हो गया यहाँ पे क्लियर, एक अरे था वो फ्लैट हो गया मल्टी डायमेंशनल। आगे गए अगले कोड में, इसके बाद में एक मेथड और आई, उस मेथड में हमने कहा रेवल, ठीक है, RAVEL रेवल। अब रेवल क्या है, रेवल जो है देखो यहाँ ऊपर लिखा भी है मैंने, क्रिएट्स व्यू, और पिछले वाले कोड में संभवतः लिखा होगा क्रिएट्स कॉपी, ये रहा, ठीक है। रेवल में जब आए तो नंपा इंपोर्ट किया, एक टू डायमेंशनल अरे जैसे पिछली बार बनाया था वही बनाया, उस 2D अरे को डिस्प्ले करवाया, और उसके बाद में हमने इंस्टेड ऑफ फ्लैटन हमने अप्लाई कर दिया रेवल। पूरे प्रोग्राम में बस एक ही बदलाव है कि फ्लैटन की जगह पर यहाँ पे हमने जो है रेवल मेथड जो है उसको यहाँ पर यूज किया है, राइट। रेवल लगाने के बाद में आए हुए नए अरे को हमने प्रिंट किया। अभी से जान लो कि ये फिर से फ्लैट अरे रहेगा। रेवल का काम भी यही होता है, मल्टी डायमेंशनल अरे को फ्लैट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ARR2 को हमने प्रिंट किया, ARR2 के पहले इंडेक्स पे फिर बदलाव किया, और फिर ARR2 को डिस्प्ले किया। तो बदलाव के साथ ही डिस्प्ले होगा वो, तो उसको भी चेंज किया हमने, और फिर ये भी देखा कि ओरिजिनल अरे में भी वो बदलाव हुआ क्या, ठीक है। और फिर फाइनली हमने हमारे फ्लैटेंड अरे के ऊपर ARR2 के ऊपर बेस एट्रीब्यूट एक्सेस कर दिया, ठीक। इस वाले प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस एग्जीक्यूशन में this is the result that I'm getting, this is the original array, right,
of order 2 or of order 3 cross 3 multidimensional. This is the flattened array that you got using Revit. This is what you got when you changed its first element. ठीक है, ARR2 के 0 पे आपने 1 को बना दिया. So इसके बाद में आपने देखा कि okay, that change got reflected where in the original array as well. ये ARR1 है. ARR1 के अंदर भी वो बदलाव हो गया. देखो जरा ध्यान से, आपने फ्लैटेंड अरे के पहले एलिमेंट को चेंज किया था और आपका ARR1 में जो एलिमेंट था 1, वो एलिमेंट भी 1 की बजाय क्या हो गया 100. तो आपने ARR1 में चेंज नहीं किया है, आपने ARR2 में चेंज किया है. इसके बावजूद भी ARR1 गॉट चेंज्ड. फाइन. और इसके बाद आपने जब उस ARR2 के बेस को प्रिंट किया तो बेस में उसने दे दिया वापस से हमें वो 3D अरे. तो जो मैंने पिछली बार बोला था वो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं. किसी भी एक व्यू का बेस जब तुम प्रिंट करते हो, ठीक है, तो व्यू का बेस इज नथिंग बट वो ओरिजिनल अरे जिस पे वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसीलिए ARR2 को अगर प्रिंट करेंगे तो फ्लैट अरे प्रिंट होगा, लेकिन ARR2 डॉट बेस कौन है ARR1. इसीलिए यहाँ पे कौन डिस्प्ले हो रहा है ARR1. ठीक है, ARR2 का मालिक, इसका मालिक कौन ARR1. तो दैट्स व्हाई यहाँ पे इट इज गेटिंग डिस्प्ले. और इस एट्रीब्यूट ने चूंकि अरे रिटर्न किया है तो इससे हम ये कंक्लूड करेंगे दैट ARR2 वाज अ व्यू ऑफ ARR1. ARR2 जो है वो ARR1 का व्यू. राइट. तो फ्लैटन एंड रेवल. फ्लैटन एक मल्टी डायमेंशनल अरे को फ्लैट कर देता है लेकिन वो कॉपी क्रिएट करता है. ठीक है, रेवल एक मल्टी डायमेंशनल अरे को फ्लैट कर देता है लेकिन वो व्यू क्रिएट करता है, कॉपी क्रिएट नहीं करता. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड्स. ये दोनों मेथड जो हैं फ्लैटनिंग के लिए यूज होती है लेकिन इनमें ये बदलाव होता है. ठीक है, तो वी मस्ट बी कंसर्न, कॉशियस, केयरफुल अबाउट यूजिंग द करेक्ट मेथड फॉर फ्लैटनिंग द अरेस. जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसा उपयोग किया जाएगा. ठीक है, तो मैं फ्लैट के नाम पे याद आया कि यहाँ पे एक और मेथड जो हमने थोड़ी देर पहले यूज करी थी, लास्ट कल यूज करी थी हमने, दैट वाज फ्लैट. मतलब तीन मेरे को दो मेथड्स और एक एट्रीब्यूट याद आ रहा है. एक मेथड याद आ रही है फ्लैटन जो आज यूज करी अभी, व्हिच क्रिएट्स व्हाट कॉपी. एक मेथड की रेवल व्हिच क्रिएट्स व्यू. और एक एट्रीब्यूट फ्लैट ARR डॉट फ्लैट. उस एट्रीब्यूट को लेकर कल बात की थी कि जब ये एट्रीब्यूट की बात होती है तो अरे नेम डॉट एट्रीब्यूट जो है दैट इज एन इटरेबल. याद है, अभी थोड़ा पहले रिवाइज भी करवाया है कि ARR डॉट फ्लैट इज एन इटरेबल जिसको अगर तुम लूप में यूज कर लेते हो तो वो उस मैट्रिक्स में, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स में रो वाइज एक्सेसिंग करते हुए एक एक एलिमेंट देना शुरू कर देता है. 1 by 1 एक एक एलिमेंट आप लूप के अंदर उसके एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो वो फ्लैटन करने का काम नहीं करता. वो ये मान लो कि इम्प्लिसिटली फ्लैट कर रहा है पूरी मैट्रिक्स को. ठीक है, कर तो फ्लैट ही रहा है लेकिन वो इम्प्लिसिट फ्लैटिंग है जो आपको अरे के टर्म में नहीं मिलेगी. तो ARR जैसे मान लो एक अरे है 3 क्रॉस 3 का. ठीक है, नो एलिमेंट है टोटल. तो आपने बोला ARR डॉट फ्लैट, तो वन इटरेटर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इम्प्लिसिटली बाय द सिस्टम. एक फ्लैट अरे क्रिएट होगा जिसमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट्स एक साथ कंटेन होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. पर अगर तुम उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे ARR डॉट फ्लैट पे तो वो प्रिंट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि वो इटरेबल है. तो इसलिए आप उसको लूप के साथ यूज करोगे और फिर वो एलिमेंट्स को एक एक करके बाहर आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो इट इज फ्लैटनिंग द अरे बट देन दैट अरे इज नॉट अवेलेबल. इट डज नॉट रिटर्न्स द अरे इन रिजल्ट अनलाइक दिस टू जो अभी हमने पढ़ा. ठीक है, बढ़े आगे. Then comes a concept which we call joining two arrays. दो arrays को join करना. ठीक है, तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है यार सामने. numpy इंपोर्ट किया, दो arrays बना लिए A और B नाम से. वहां देख, दो arrays बना लिए A और B नाम से. दोनों जो है वन डायमेंशनल arrays हैं. पहले के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, दूसरे के अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 6. ठीक है, और उसके बाद में लगाया np डॉट concatenate. ठीक है, np डॉट concatenate. concatenate जैसे ही किया उसने मांगा आपसे उसके अंदर एक टपल. उस टपल में आपको देने हैं उन तमाम अरेस के नाम जिनको आप आपस में कॉन्केट करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं.
तो मेरे पास अगर अभी यहाँ पर दो अरेज हैं तो मैंने उन दोनों का नाम दे दिया उस टपल में ए एंड बी, राइट। तो सिस्टम और इंटरप्रेटर और नंपाई विल डू वन थिंग फॉर मी कि वो इन दोनों अरेज को जोड़ देगा और जोड़ने के बाद में रिजल्ट जो है उसको स्टोर कर देगा एक नए अरे में, उसका नाम होगा सी एंड देन सी यू आर प्रिंटिंग, राइट। अब प्रश्न सिर्फ ये है कि जोड़ देगा का मतलब क्या है, और जोड़ देगा मतलब क्या, राइट। तो जोड़ देगा का मतलब यहाँ पर रिजल्ट से अभी क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, आई गॉट दिस रिजल्ट, लुक एट दिस। So 1D array when got concatenated with another 1D array in result that will give me a 1D array again जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ में कॉन्केट होगा, right? So in the resultant array now I'm having 6 elements. Those elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? Probably we can concatenate more than 2 arrays as well. अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप प्रैक्टिस कर करके उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। हालांकि हम एक रैंडम ट्राई यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक अरे और ले लिया, उसका नाम है B1 और यहाँ पर B1 को भी इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया, तो उस टपल को ही मैंने अपडेट कर दिया। इंस्टेड ऑफ 2 एलिमेंट्स इनसाइड आई एम हैविंग नाउ 3 और तीनों को कॉन्केट करने के बाद में आई गॉट दिस रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 4 5 6। So in that tuple it is not necessary to have its length 2, you can have the length of the tuple more than 2 as well. आप दो से ज्यादा लेंथ का टपल बना के दो से ज्यादा अरेज लेकर भी उनको कॉन्टेक्ट करके रिजल्टेंट अरे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोल रहे थे दिस इज व्हाट यू कॉल जॉइनिंग टू अरेज, ठीक है। ये दो वन डायमेंशनल अरेज को ज्वाइन करने की कोशिश थी। इसके बाद में ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर हम कॉन्केटिनेट के अलावा और भी मेथड्स को यूज कर सकते हैं। उसमें से एक मेथड अभी इस प्रोग्राम में यूज हुई है, दैट मेथड इज कॉल्ड स्टैक, ठीक है। तो स्टैक इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर। और क्या कर रहे हैं उसके लिए, देखो फिर से दो 1D अरे लिए हैं, ठीक है। उनका नाम ए और बी ले लिया है और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप नीचे अगर देखें तो दो बार मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, स्टैक को दो बार यूज किया है। ये रहा numpy डॉट स्टैक, स्टैक के साथ में एक बार ये आर्गुमेंट्स लिए हैं और एक बार नीचे अलग लिए हैं, ठीक है। दोनों में अंतर आ रहा है सिर्फ इस वाले पैरामीटर में, ठीक है। पहला पैरामीटर तो पहला आर्गुमेंट तो हमें सही नहीं दिख रहा है। पहला पैरामीटर एक टपल है, टपल के अंदर दो अरेज कंटेंट है, दोनों ही केस, एक